अब तक की लड़ाई बहुत ही आराम से लड़ी गई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, लेकिन अब से लड़ाई शुरू होने वाली थी एकदम एग्रेसिव मोड में। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है वो रिवॉल्व करने वाला है पार्टीशन ऑफ बंगाल फ्री अराउंड, जिसके कारण दो नए नए से मूवमेंट का शुरुआत हुआ था, जो कि था स्वदेशी और बॉयकट। स्वदेशी और बॉयकट के बारे में जाने से पहले, उससे पहले हम लोग इससे पहले जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, जो कि मेजरली 3 हैं हिस्ट्री के अंदर, उनके बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हुआ था हमारे पास रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसके अंदर हमें पता चला था कि नहीं भाई, दम तो हम में भी है, लेकिन उस दम को मतलब जो चिंगारी लगी थी उसे बुझाने में ब्रिटिशर्स को ज़्यादा देर नहीं लगी थी। उन्होंने जहाँ जहाँ पर जो इंडियंस के जो आर्मी थी, मतलब जो ट्रूप्स थे, उन्होंने जहाँ जहाँ पर कब्जा किया था उसके ऊपर दोबारा से कब्जा ब्रिटिशर्स ने कर लिया था। फिर आए थे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि उस सारे जो चीज़ें हुई थी, मतलब जहाँ से हमें एक उम्मीद की किरण उगी थी कि नहीं यार ब्रिटिशर्स को भी हराया जा सकता है। उसके बाद हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई थी कि अगर हम लोग एकजुट हो जाएं तो दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जिसे हम पछाड़ नहीं सकते, हम सबको पछाड़ सकते हैं। उसके बाद फिर ये तो रैशनलिज्म की भावना थी, लेकिन फिर आए थे थोड़े से जो पीसफुल पीपल होते हैं, उन टाइप के पर्सन जो कि चाहते थे कि सब कुछ हो, हमें स्वराज भी मिले बट ब्रिटिश क्राउन के अंडर। लेकिन उनके जस्ट अपोजिट, जैसे जैसे रूप हमने उनके अंदर देखा, उसके जस्ट अपोजिट रूप में हमारे पास एक नए इंसान खड़े हुए थे, नए लोग खड़े हुए थे जिनको कलेक्टिवली हम कहते हैं एजर्टिव नेशनलिस्ट। और इस फेज़ को, इनका जो फेज़ आया, ठीक है, इनका जब दौर आया, उस दौर को हम कहते हैं सेकंड फेज़ ऑफ नेशनल मूवमेंट। मतलब जो नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ था 1857 के अंदर, उसके अंदर जो कुछ चिंगारियाँ लगी थी, उसका पहले एक फर्स्ट फेज़ आया जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा था, बहुत ज़्यादा पीसफुल था। उससे जस्ट अपोजिट उन्होंने जब जो सेकंड फेज़ वाले हैं, उन्हें पता चल गया कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ना, वो लातों के बुत है, बातों से नहीं मानेंगे, इसलिए इनका जस्ट विकराल रूप आया, जो कि सेकेंड फेज़ में हम देखेंगे, जो कि है ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन हम बोलना ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि लॉर्ड के लायक तो ये थे नहीं। ये क्या था, जो कर्जन था ये आया था 1899 के अंदर, और कब तक राज किया था, 1905 के अंदर, एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। मतलब वाइसरॉय ऑफ इंडिया के, जो कि क्राउन से हमें पता है, ये सारे चैप्टर, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने फर्स्ट वार वाला इंडिपेंडेंस था उसके अंदर हमने देखा है। जब ये जो कर्जन था वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया के तौर पर आया था इंडिया के अंदर 7 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? मात्र 7 सालों के लिए। पर इन 7 सालों में इसने इंडिया का वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दी, सारी की सारी भावना ही बदल दी। इसने बंगाल का पार्टीशन करवाया। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस पूरे चैप्टर की यही है कि बंगाल का पार्टीशन हुआ, इसको अगेंस्ट किया गया, 2 नए नए मूवमेंट्स आए, बस इतना ही सा है ये छोटा सा चैप्टर। ठीक है, बस इतना सा जो ओवरव्यू है ये ऐसा समझो कि बंगाल का पार्टीशन हुआ, जिस वजह से लोग और भड़क गए, चिंगारी पे एकदम आग लग गई है। ठीक है, धुआं तो उठ रहा था, अब तो आग भी लग चुकी है। ठीक है, उसके बाद फिर 2 नए नए से मूवमेंट आए, और इन सारे मूवमेंट्स के लिए कौन कौन जो नेता थे जिन्होंने सहयोग किया, उन सब के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो जो कर्जन था, इसने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। बंगाल का पार्टीशन के लिए इसने स्कीम रखी थी। क्या रखी थी? स्कीम ये कहती है कि देखो, जो बंगाल है, उस ज़माने में बंगाल सिर्फ एक अकेला, आज के ज़माने में क्या है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो उस ज़माने में क्या था, उस टाइम का जो बंगाल के अंदर हमारे पास जो पार्ट्स थे, वो बंगाल यानी कि ईस्ट और वेस्ट दोनों मिलाकर, साथ ही साथ उड़ीसा, बिहार और असम। ठीक है, और कुछ और पार्ट्स। ठीक है, तो इतने सारे साम्राज्य को मिलाकर एक साम्राज्य बनता था। ठीक है, मतलब या फिर ये कह लो, इतने सारे राज्य को मिलाकर एक साम्राज्य बनता था। उस साम्राज्य का नाम था बंगाल। तो जो कर्जन था उसने बोला कि यार हमारे से ना इतनी बड़ी साम्राज्य को संभाला मुश्किल है। ठीक है, मतलब पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इतना बड़ा एम्पायर एक साथ हैंडल करें। ठीक है, क्योंकि सिर्फ बंगाल को तो संभालना है नहीं, हमें महाराष्ट्र, हमें मद्रास या फिर हमें दिल्ली टाइप की जगहों पर भी कब्जा करना है। ठीक है, उस टाइम में हालांकि दिल्ली उतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुआ करती थी, क्योंकि हमने फर्स्ट वॉर में देखा था कि दिल्ली को उन्होंने खाली छोड़ के रखा था, मतलब वहाँ पर उतने ज़्यादा ट्रूप्स नहीं थे। इस वजह से क्या होता, बहादुर शाह जाकर वहाँ पर कब्जा कर लिए थे। अब एक बात आपके मन में आई होगी कि ये हमेशा पीछे वाले चैप्टर से क्यों कनेक्ट करती हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में तो सारे के सारे चैप्टर्स हैं ना, भले आपके बोर्ड्स के अंदर, मतलब जो क्या बोलते हैं हाफ ईयरली, उसके अंदर सिर्फ 50% ऑफ द क्वेश्चन है, 50% प्री बोर्ड्स में है, बट अंततः जो आपका बोर्ड्स होगा उसके अंदर तो आपको सारे के सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। तो अच्छी बात ये रहेगी कि आप उसके साथ लिंक करवाते रहें। ठीक है, तो चलिए मूव ऑन करते हैं। इसने बोला कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, इतने बड़े साम्राज्य को हम एक साथ हैंडल नहीं कर सकते, तो हम चाहते हैं कि इसका बंटवारा हो जाए, जिसके लिए हमारे लिए वे हैंडल करना बहुत आसान हो जाए। ये इसकी स्कीम थी। ठीक है, मतलब स्कीम सोचो कि कोई भी चीज़, कोई भी इंसान जब भी कोई प्रोडक्ट बेचता है तो उसकी स्कीम बताता है कि मैडम ये इस बात के लिए फेमस है, मैडम ये इसके अंदर ये बेनिफिट्स, अगर आप ये ले लेंगे तो इसके साथ ये हो जाएगा। तो ये सारी स्कीम्स होती हैं, राइट।
तो वैसे इसने स्कीम रखा कि इतनी बड़ी साम्राज्य हमसे तो हो ना पाएगा भाई, तो हम चाहते हैं कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले। अब इसने 2 पार्ट्स के कैसे कैसे हिस्से किए, इन्होंने दिमाग लगाया। एक्चुअली इनका मेन मोटिव क्या था, कर्जन का मेन मोटिव क्या था, या फिर कर्जन कह लो फिर पूरी ब्रिटिश साम्राज्य कह लो, उनका मेन मोटिव था कि देखो अगर इस बढ़ती हुई ज्वाला को हमें शांत करना है तो इसके ऊपर पानी डालो, और पानी का काम कौन करेगा, हिंदू मुस्लिम का जो द्वेष था ना वो करेगा। हिंदू को मुस्लिम से एकदम अलग कर लो, हमेशा यूनाइटेड रहेंगे, 2 हाथ से बजे तो ताली और किसी तीसरे के आ जाने से हो जाएगी ज़िंदगी काली, ये वाला रूल याद रखो। तो दोनों हाथ को एकदम दूर कर देना, ठीक है, एक हाथ से ताली तो बजा नहीं सकते, तो वही चाहते थे कि दोनों हाथ में से एक हाथ को हटा देंगे, एक हाथ कहीं और किसी और काम में बिजी करवा देंगे, तो एक हाथ से कैसे ताली बजाओगे। तो मतलब हिंदू और मुस्लिम जब एक साथ बंगाल के अंदर रहते थे, अगर मैं यहाँ पर अभी तक बंगाल का इस्तेमाल की हूँ तो मतलब समझ लो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, ठीक है, तो बंगाल के अंदर दोनों एक साथ रहते थे, तो बहुत ज़्यादा कठिन था, क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ से नेशनलिज्म की भावना सबसे पहले शुरुआत हुई थी। बंगाल वॉज द मेन पॉइंट जहाँ से नेशनलिज्म की भावना शुरुआत हुई थी। कैसे, क्योंकि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये सब कहाँ से आए, बंगाल से थे, मतलब बंगाल से ही नेशनलिज्म की भावना सबसे पहले शुरुआत हुई थी, राइट। तो इसी वजह से इन दोनों को अलग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आसान हो जाएगा ये जो लावा उठ रहे हैं ना उसके ऊपर ठंडा करने में, ठीक है। तो इसने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों को एक पार्ट में डिवाइड कर दिया कि जैसे अब बंटवारा हुआ तो एक साइड में रहेगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जिसका राजधानी कौन रहेगा, कलकत्ता, ठीक है, आज के ज़माने का कोलकाता। और जो ईस्टर्न बंगाल है, ठीक है, बंगाल के 2 हिस्से, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, इसने लगे, ठीक है, तो जो ईस्टर्न बंगाल है और सम पार्ट्स ऑफ आसाम, उसको उसने क्या बना दिया, फिर अभी जो ईस्टर्न पार्ट बचा और आसाम बचा, इन दोनों का जो कैपिटल है उसे बना दिया गया ढाका, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया बंगाल। अब इस वजह से क्या हुआ, अब तो कोई सब इसके विरोध करना शुरू, क्योंकि तुम एक बात हमेशा याद रखना जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और किसी को भी ऐसा मतलब ऐसा थोड़ी ना पेपर थोड़ी ना कि फाड़ दोगे, इतनी बड़ी साम्राज्य, इतना बड़ा सा विशाल सा हमारा देश है, इसको बंटवारा करना, ठीक है, छोटी बात नहीं होती। तो उस वक्त जब बंटवारा हुआ बंगाल का तो बहुत ज़्यादा आग और भी ज़्यादा लग गई। हम देखेंगे बाद में जाकर कि ये बैक फायर कर गया कर्जन के ऊपर, ठीक है। अगर देख रहा होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, वरना जब आएगा तो वहाँ पे एक बार डिस्कस करेंगे। ये जो स्कीम इसने लाई थी ना कि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाएंगे, पर जबकि जब इसका उल्टा हो गया, बैक फायर हो गया, कर्जन के ऊपर ही इसका ये प्लान फ्लॉप हो गया, ठीक है, ओके। फिर कॉजेज़ क्या हुए इस जो पार्टीशन था, इसके कॉजेज़ क्या हुए, कॉजेज़ हुआ कि नर्व सेंटर था यही नेशनलिज्म का, ठीक है, राष्ट्रवाद की जो भावना फैल रही थी, ठीक है, इसका यही नर्व सेंटर था, मतलब भावना यहीं से उभर के आ रही थी। हमने देखा डब्ल्यू.सी. बनर्जी यहीं से थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहीं से थे, दादा भाई नौरोजी यहीं से आए। इन लोगों ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन सारे साथ INC यानी कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी, ठीक है। फिर बाद में जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस, दादा बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट, सॉरी डब्ल्यू.सी. बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट, राइट। ये सारी चीज़ें बंगाल से उभर रही थी, तो ये नर्व सेंटर था, और नर्व सेंटर के ऊपर ही हाथ मार दोगे स्वाहा हो जाएगा। ये किसने सोचा था, कर्जन ने। हुआ क्या, उसका अपोजिट कैसे हुआ देखेंगे, ठीक है। फिर ये इनका एक और मोटिव था कि रिलीजन को अलग कर दो, मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे में बांट दो, ठीक है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम करवा दोगे तो घर के अंदर द्वेष तो बाहर क्या ही कर पाओगे, तो घर के अंदर ही द्वेष करवा दो, द्वेष में लड़ाई। फिर इन्होंने ये बोला कि देखो बंगाल के अंदर माइनॉरिटी हो जाएगी बंगाली की ही, ठीक है, तो बंगाल के अंदर बंगाली की माइनॉरिटी हो जाएगी तो और भी ज़्यादा भड़क जाएंगे, फिर वो चाहेंगे कि नहीं हमें भी मेजॉरिटी वाला इलाका चाहिए। ये सारी रीजंस थे जिस वजह से इन्होंने सोचा, ठीक है, कॉजेज़ थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के। हालांकि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया किस दिन, 16 अक्टूबर 1905, ठीक है, 1905 16 अक्टूबर को पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल होते ही, ये पार्टीशन होते ही एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू हो गया, मतलब सब इसके खिलाफ अब एकदम हल्ला मचा शुरू करवा देते। क्योंकि देखो अब एक बात अगर नोटिस करोगे तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट 7 अगस्त को शुरू हुआ, पार्टीशन 16 अक्टूबर को हुआ, ऐसे कैसे टाइम में पीछे कैसे। तो बात हुई थी कि कोई ऐसा तो होगा नहीं ना कि एक दिन आया और बोल देगा पार्टीशन हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। उससे पहले कुछ प्रस्ताव रखे गए होंगे, राइट। इंडिया को भी पता चला होगा, इंडिया के लोगों को भी पता चलेगा कि हमारी ये स्कीम है। जब स्कीम पता चली थी उसके बाद हुआ था एंटी पार्टीशन शुरू, और फाइनली इस सारे चीज़ों को नेगलेक्ट करते हुए पार्टीशन हो गया था 16 अक्टूबर को। तो स्कीम हमें पता चली ये सारी, जिस वजह से अब लोग भड़कना शुरू हो गए कि अरे तुम ऐसे कैसे किसी देश को टुकड़े टुकड़े में बांट सकते हो नहीं सकता। इस वजह से एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू हुए थे, जिसके अंदर
यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो कि गौर करने लायक है कि हमने जो पहला वाला चैप्टर देखा था, पिछला वाला मतलब जो फर्स्ट फेज़ वाला था, फर्स्ट फेज़ ऑफ नेशनल मूवमेंट, उसके अंदर हमने ये देखा कि लॉयर्स, एडुकेटेड पर्सन, प्रोफेसर्स, ये सारे इंक्लूड हुए थे नेशनल मूवमेंट के अंदर। गौर करो, याद करो, गौर मत करो, याद करो। पेजेस जो नोट्स बुक होंगी या फिर किताबें लेकर जो भी बैठे होंगे उसके अंदर पेज टर्न करो और देखोगे कि वहाँ पर प्रोफेसर्स, लॉयर्स और साथ ही साथ जो एडुकेटेड पर्सन थे उन लोगों को इन्वॉल्व किया गया था मूवमेंट के अंदर, ठीक है, नेशनल मूवमेंट के अंदर। पर यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर हमें ज़मींदार, मर्चेंट, लॉयर, स्टूडेंट्स मतलब मिडिल क्लास फैमिली को भी इंक्लूड किया गया। कहीं वो दूर पर बैठा बंदा जिसको पता ही नहीं चल रहा हो क्या हो, ऐसी बात नहीं होगी। तुम भी आओ, तुम भी देखो, तुम देखो कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ क्या कर रहे हैं। ये सारी बातें हुई थी जिस वजह से क्या हुआ, ये एक मास मूवमेंट बना। क्योंकि देखो, अगर सच्चाई देखा जाए तो इस देश के अंदर उस ज़माने में ऐसा अज्यूम करो कि उस ज़माने के अंदर लॉयर्स कितने होंगे, प्रोफेशनल्स कितने होंगे, एडुकेटेड पर्सन कितने होंगे, पर वहीं पे ज़मींदार कितने होंगे, बहुत ज़्यादा। फार्मर्स कितने होंगे, बहुत ज़्यादा। पीड़ा किसको पहुँच रही है, फार्मर्स को। पीजेंट्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। तो कौन बढ़ेगा, इनकी मात्रा बढ़ेगी। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म चैप्टर याद करो, सब समझ में आने लगेगा। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बस सुनते जाओ, ठीक है। फिर इस डेट को जिस दिन हमें अनाउंस किया गया कि क्या होगा भाई, पार्टीशन हम करवाना चाहते हैं, तो उस डे को कहा गया नेशनल मॉर्निंग। मतलब मॉर्निंग तो समझ रहे हो ना, एकदम रोने रोने वाला दिन। तो नेशनल मॉर्निंग डे का इस दिन लोगों ने व्रत रखा, लोगों ने हड़ताल की, हड़ताल समझते हो ना, स्ट्राइक। उसके साथ गंगा में जाकर स्नान किया गया। ये वाला पॉइंट, ये जो गंगा स्नान है, ठीक है, गंगा स्नान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका जो नेक्स्ट वाला चैप्टर आएगा ना, मुस्लिम लीग, उसके अंदर इससे रिलेटेड पॉइंट याद होगी। तो ये वाला चैप्टर उसके साथ रिलेटेड है, इसलिए आपका जो चैप्टर है वो 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। मतलब 4 यूनिट्स नहीं, ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है, इसको 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया और हर एक चैप्टर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद वाली कहानी आएगी महात्मा गांधी की, वो एकदम अलग होने वाली है, राइट। फिर शुरू करते हैं। अब उसके बाद साथ क्या हुआ, राखी बांधे गए। हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों के ऊपर राखी बांधी, ये बताते हुए कि हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, ठीक है, हम सब एक साथ ही यूनाइटेड है, राइट। उसके बाद फिर हमारे पास ये है कि वंदे मातरम के नारे लगना शुरू हुए। पूरे हर जगह जो लोग थे सड़कों पे आकर वंदे मातरम के नारे लगाना शुरू हुए। फिर आमार सोनार बांग्ला कर का जो गाना था वो आया था। मतलब वो बताता था कि बंगाल की यूनिट और साथ ही साथ बंगाल की महानता के बारे में, ठीक है। फिर उस वक्त से सब ने एक कसम ली, ठीक है, वो किया था। वो मतलब समझते हो, शपथ कह लो, कसम ले लो, कुछ भी कह लो कि अब से हमारे देश में स्वदेशी चलेगी। बॉयकट करेंगे हम लोग फॉरेन गुड्स को और स्वदेशी को अपनाएंगे। ये आज से शपथ लिया गया। कब से? ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट जब शुरू हुआ तब से, ठीक है। तो यहाँ के कुछ पॉइंट्स याद रखो। पहले तो मिडिल क्लास, जो वर्किंग क्लास थे, मिडिल क्लास का वर्किंग क्लास के लोग, वो इन्वॉल्व हुए थे। उन्हें पता चला था वंदे मातरम के नारे, अमर सोनार बांग्ला का नारा और साथ ही साथ स्वदेशी का वचन लिया गया और गंगा में स्नान, भूख हड़ताल और साथ ही साथ फास्ट, मतलब हड़ताल और साथ ही साथ भूख व्रत, ये सारी चीज़ें की गई थी, राखी बांधी गई थी। ये सारे पॉइंट्स थे किसके अंदर, हम लोग एंटी पार्टीशन मूवमेंट के अंदर करने वाले, मतलब कर चुके। फिर अब इन सभी चीज़ों से अब इम्पैक्ट क्या हुआ, कोई भी चीज़ होती है उसके कारण इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट क्या हुआ, ये जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था स्लो स्पीड पे, इसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया। ऐसा समझते हो ना, क्लास 9 में पढ़ा होगा, तो एक्सेलरेट हो गया भाई, मतलब बढ़ रहा था। पता चला कि अरे देश का बंटवारा करके उड़ गया। समझ रहे हो? समझ गए? ओके। फिर सेक्रीफाइसेस अब बढ़ने लगे। अब इन्होंने कसम खा ली सभी देशवासियों ने कि अब जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए, ऐसी करके कसम खा ली है, ठीक है। फिर ये हमने बताया ना, कर्जन के ऊपर बैकफायर हो गया। उसने सोचा था कि इस कारण बंटवारा हो जाएगा, हिंदू अलग हो जाएंगे, मुस्लिम अलग हो जाएंगे। ईस्ट बंगाल के अंदर माइनॉरिटी किसकी हो जाएगी, हिंदू की, क्योंकि उधर क्या है, मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की। और वहीं वेस्ट बंगाल के अंदर माइनॉरिटी हो जाएगी मुस्लिम की और मेजॉरिटी किसकी है, हिंदू की। ये सोच थी कर्जन की, पर हुआ क्या, नेशनल मूवमेंट स्लोली बढ़ रहा था, वो करके उड़ गया। समझे? फिर अब स्वदेशी को अपनाया गया और बॉयकट हुआ फॉरेन गुड्स का, जिसके कारण जो ब्रिटिश क्राउन था, इसके ऊपर से कुछ लोगों को, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, उनको ब्रिटिश क्राउन के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था, फेथ था, लॉयल थे। जबकि अंत में हमने ये भी देखा कि उनकी लॉयल्टी को डिसप्रूव करने लगे, वो लोग इन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगे। तो अब ब्रिटिश क्राउन के ऊपर किसी को भी विश्वास ना रहा, अब उनका भी फेथ ख़त्म होने लगा, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे। अब देखते हैं सूरत स्प्लिट के बारे में, जो कि लास्ट चैप्टर के अंदर मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। एक बार डिस्कस फिर से अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पर जो सूरत स्प्लिट है वो 1907 में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, सिंपली समझो, अर्ली नेशनलिस्ट और
एजर्टिव नेशनलिस्ट, दोनों किसके पार्ट है? दोनों पार्ट है कांग्रेस के। तो एक पॉइंट ऐसा आया जिसके बाद से दोनों का जो तालमेल था ना वो मैच खाना बंद हो गया, मतलब दोनों के माइंडसेट बदलने लगी। और माइंडसेट बदली क्यों? क्योंकि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, यहाँ पर लिखा है अर्ली नेशनलिस्ट जो थे वो चाहते थे कि जो स्वदेशी और बॉयकॉट की जो भावना उभर रही है ना, इसे बंगाल तक ही सीमित रखते हैं, दूसरे राज्यों के अंदर नहीं फैलाते, मद्रास तक ये बात पहुँचने नहीं देते हैं। जबकि वहीं एजर्टिव नेशनलिस्ट ये चाहते थे कि ये जो स्वदेशी और बॉयकॉट की भावना है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ बंगाल ही स्वदेशी गुड्स अपनाए या फिर विदेशी चीज़ों को बॉयकॉट करे, बॉन्ड फायर करे, ऐसे तो है नहीं। ऐसा करते हैं अगर पूरे देश के अंदर यही वातावरण आ गया तो ब्रिटिशर्स का क्या होगा? इनका जो प्रोडक्ट होगा उनकी प्राइस, मतलब उनका जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा लो जाने लगेगा, क्योंकि कोई परचेस ही नहीं करेगा। जिस वजह से उनका पॉइंट ये था कि चलो इस भावना को पूरे देश भर में फैलाते हैं। जब एक बंगाल जैसे बड़े से साम्राज्य के अंदर इस भावना को फैलाकर हमने इतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा, हमने ये देखा कि ब्रिटिश अब हमारे बातों से थर थर काँपने लगे, तो क्यों नहीं ये बात पूरी भारत तक पहुँचाई जाए, पूरे देश के हर एक कोने तक पहुँचाई जाए, तो फिर देखते हैं मज़ा क्या किसको मिलती है सजा। ये इनका पॉइंट था। तो इस वजह से एक तो मेंटालिटी चेंज आया, वो चाहते थे कि सिर्फ बंगाल तक रखें, और ये चाहने लगे कि पूरे वर्ल्ड तक, मतलब पूरे इंडिया तक फैलाया जाए। फिर 1906 में नारोजी, जो दादा भाई नारोजी थे, इन्होंने स्वराज की घोषणा कर दी। इन्होंने बोला कि अब देखो तुम्हारा, चाहे वो अर्ली हो चाहे वो एजर्टिव हो, दोनों का अब एक ही गोल होना चाहिए, वो है स्वराज। मिले तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। फिर एक और ये था कि जो सूरत में जब बैठक हुई थी, सेशन हुआ था सूरत सेशन, ये बेसिकली क्या स्प्लिट तो था नहीं, ये सूरत सेशन था, बट बस उसके अंदर क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो सूरत सेशन के अंदर दो उम्मीदवार चुने थे। पहले रास बिहारी घोष जो कि अर्ली नेशनलिस्ट के पार्ट थे, ठीक है, जो कि पीसफुल मेथड्स अपनाते थे, और जो लाला लाजपत राय ये एजर्टिव के पार्ट थे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, ठीक है, गर्म खून। तो अब यहाँ पे तो वैसे भी दो मेंटालिटी डेवलप हो ही चुकी थी, तो एजर्टिव वाले चाहते थे कि हमारे पास एक गर्म खून का नेता हो, ठीक है, लाला लाजपत राय, जो कि एग्रेसिव हो। और वहीं जो अर्ली नेशनलिस्ट चाहते थे वो चाहें कि नहीं भाई अभी तक तो काम चल ही रहा है ना, उन्हें ऐसे ही चलाया जाए। इस वजह से क्या हुआ, अब तो पक्का फाइनल हो गया कि अब नहीं, हमने लाला लाजपत राय जी को चुना, तुमने रास बिहारी घोष को, लेकिन तुमने लाला लाजपत जी का अपमान किया क्योंकि तुमने रास बिहारी घोष जी को बनाया। इस वजह से हम चाहते कि हमारी जो पार्टी है वो अब तुमसे अलग हो जाएगी। जिस वजह से क्या हुआ, सूरत के अंदर, सूरत सेशन जो बैठा था उसके अंदर कांग्रेस के अंदर ही स्प्लिट आ गया 1907 के अंदर, ठीक है। तो ये थे पॉइंट्स सूरत स्प्लिट के बारे में, समझ में आ गए होंगे। अभी एजर्टिव नेशनलिस्ट में पढ़ने से पहले, मतलब जाने से पहले, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आप एक बार पूरा नोट डाउन कर लो। चलिए बात करते हैं एजर्टिव नेशनलिस्ट के बारे में। इनको, इससे आपकी जो बुक है, इससे पहले वाली बुक के अंदर इन्हें एक्सट्रीमिस्ट भी कहते थे, ठीक है। तो बस ये दो नाम है, दोनों में से कोई भी यूज़ करो। इसके जो नेता थे ना, इसके जो भी नेता कह लो, मेंबर कह लो, वो थे एंग्री यंग मैन, ठीक है, एंग्री यंग मैन मतलब गरम दल, ठीक है, नरम दल गरम दल। तो नरम दल कौन था, अर्ली नेशनल, गरम दल कौन था, एजर्टिव। समझ में आया, ओके। इसके अंदर बेसिकली 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायो याद रखने हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फेमसली लाल, बाल और पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, ये तीनों के नाम याद रखने, ठीक है, लाला लाजपत राय। अब ये जो एजर्टिव नेशनलिस्ट थे, इनके कुछ कॉजेस थे, इनकी डेवलप होने की भावना थी। मतलब हमने यहाँ पे सूरत स्प्लिट देखा क्योंकि इनकी 2-3 मेंटालिटी देखी, इस वजह से वो मैच नहीं खा रही थी अर्ली के साथ, तो हमने इन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे में स्प्लिट ला दिया। लेकिन ये स्प्लिट डालने के पीछे का क्या सिर्फ 2 ही 3 कारण हो सकते हैं? किसी परिवार के अंदर द्वेष आने के सिर्फ 2 ही 3 कारण हो सकते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा कारण होंगे, ठीक है। एक बार आपा टूट जाता है तो वो टूट गया सूरत स्प्लिट के अंदर। अब यहाँ पर हम देखेंगे 11 रीजंस, जिसके अंदर से आपको अपने मनपसंद से आपको जो भी आसान लगे उस हिसाब से आपको मात्र 4 याद रखें, ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है कि फॉर एक्सप्लेन फ्यू रीजंस या फिर 3 कॉजेज ऑफ एजर्टिव नेशनलिस्ट, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 3 पूछेगा तो भी आपको 4 देना है, 4 पूछेगा तो आपको 4 देना है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप 4 याद रखो, अगर बहुत ही ज़्यादा बुद्धिजीवी हो तो आप 5 याद रखो, क्योंकि 5 सेफ रहेगा, राइट। क्योंकि अगर 4 पूछा तो 5 लिखोगे तो अच्छी बात है, एक मान लो भूल भी गए तो 5वां तो याद रहेगा। बस 4 ही याद रख के गए तो हो सकता है कुछ ऊँच नीच हो जाए, तो मार्क्स क्यों ही गंवाना। तो 5 याद रखो, 11 पॉइंट है, 5 याद रखो में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आई विल एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल मैनर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉज था कि ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल दिखने लगा कि भैया ब्रिटिशर्स की जो सच्चाई है वो तो आपके सामने आ रही थी। कैसे आई थी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट खत्म हो गया था, जिस वजह से अब न्यूज़पेपर्स के अंदर, मैगजीन्स
जिसके अंदर हमें समझ में आ रहा था कि ब्रिटिशर्स बहुत ही गंदे हैं और देशों में विदेशों में क्या हो रही है और इंडिया की हालत कैसी है, ये सारे पता चल गया। और साथ ही साथ एक और पॉइंट जो कैलकाटा था, तो कैलकाटा था ना जगह, कैलकाटा के अंदर जो कॉर्पोरेशन था, इसके अंदर मेंबर्स जो इंडियन मेंबर्स थे उनकी मात्रा कम करने लगी। इनसे इन्हें ये पता चल गया कि ये हमारे राइट्स के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं, यहाँ पे तो हमारे राइट्स का इंटरफेयर हो रहा है, तुम मेंबर्स को ही कम कर, तुम बोलते इंडियंस घुसे ना, अरे तो फ़ायदा क्या हुआ हमारे देश में रहने का। मतलब इन्हें ये भी पता चलने लगा कि ब्रिटिशर्स हमारे राइट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट ये था कि अर्ली नेशनल फेल क्यों हुए थे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पीस लविंग थे और साथ ही साथ इन लोगों ने मिडिल क्लास को लिया ही नहीं था, क्योंकि उनके अंदर क्या थे, एजुकेटेड पर्सन थे, लॉयर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, प्रोफेसर्स थे, राइट। लेकिन वहीं एजर्टिव नेशनल्स क्या किया, जमींदार, मर्चेंट, ये स्टूडेंट्स कहाँ गए, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, इन सारे लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू किया, वुमेंस को इन्वॉल्व करना शुरू किया, मैंने मिडिल क्लास लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू किया, राइट। फिर थर्ड था कि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा मात्रा में कम होने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन वीक होने लगी, जिस वजह से सिर्फ इन्हें ये पता चला कि जब भी फेमाइन की कंडीशन आ रही है, जब भी ड्राउट की कंडीशन आ रही है, बहुत ही ज़्यादा हमारी दशा जब ख़राब हो रही है, तो ब्रिटिशर्स जो कि हमारा ही पैसा लूट रहे हैं वो हमारे ऊपर ही ध्यान नहीं दे रहे। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑफ पीपल, दे आर एक्सपेंडिंग देयर मनी ऑन विक्टोरिया। इन लोगों ने क्वीन विक्टोरिया के ऊपर पैसे स्पेंड करना शुरू किया, उनके साथ सिल्वर जुबली की पता नहीं कौन सी जुबली आई थी जिसके अंदर इन्होंने लाखों पैसे इन्वेस्ट किया। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे बाढ़ आई है, जहाँ पे गरीबी है, गरीबी के कारण लोग अंधाधुंध मरे जा रहे हैं, उनके ऊपर कुछ पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। ये सारी सच्चाई लोगों को दिखने लगी अपने आँखों से कि कौन है ब्रिटिशर्स, क्या है ब्रिटिशर्स, उनके असली जो रूप था ना वो अब उभर के लोगों के सामने आ रहा था, जिस वजह से एक पुशअप मिल रहा था इस नेशनल मूवमेंट को। और इसे लीड कौन कर रहा था, अब हमारे देश के गरम दल के नेता। ठीक, ये तो थे 3 पॉइंट्स, हमने पट से कन्वर्ट कर कंप्लीट करवा लिया, आपको याद हो गए होंगे, समझ में आ रहा होगा। चौथे पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं जो कि है कॉन्शियसनेस। मतलब इसका क्या मतलब, कॉन्शियसनेस ग्रो करने लगा, माने अब इंडियंस को लगने लगा कि भैया बहुत हुई तुम्हारी नेतागिरी, तुम्हारी दादागिरी, अब हमारी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारा भी कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जब बहुत तुम्हें जब तक दबाना था हमने दबा दिया, तुमने हमें दबा लिया, अब हमारी बारी है, अब देखो क्या होता है। ठीक है, तो इन्हें पता चलने लगा कि यार ब्रिटिशर्स बहुत ही ज़्यादा महान तो है नहीं, हम उन्हें हरा सकते हैं, वो भी तो इंसान ही है, राइट। हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था बस वो गायब हो रखा था, वो भी अब उभर के आने लगा। उभर के कहाँ से आया, उसके भी कुछ कॉजेज़ हैं, देखते हैं। पहला, उभर के आने वाले कॉजेज़ को पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो तिलक थे, लोकमान्य तिलक कह लो, फिर बिपिन चंद्र पाल, फिर लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय और औरबिंदो घोष, इन लोगों का जो मेन गोल था वो स्वराज बन चुका था। मतलब ज़िंदगी का एक ही उद्देश्य है, इस भारत को गरीबी से ऊपर तक पहुंचाना है, इन ब्रिटिशर्स के चंगुल से छुड़ाना है, यही इनके ज़िंदगी का गोल बन चुका था कि स्वराज चाहिए हमें, स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नॉट विद इन द एम्पायर। ठीक है, और साथ ही साथ इन लोगों ने कुछ और भी चीज़ें देखी, जैसे कि इंटरनेशनल इवेंट्स। मतलब इसमें इन्होंने ये देखा कि जापान ने मार भगाया रशिया को, जापान के ऊपर कब्जा करने रशिया आ रही थी तो उसको भी मार भगाया। और साथ ही साथ ये था कि जो एबेसियन है उसने इटालियन को भगा दिया था। ठीक है, तो ये सारे इंटरनेशनल इवेंट्स देख रहे थे कि जब जापान रशिया को भगा सकते, इतनी बड़ी कंट्री, सोचो रशिया, उसमें इतना सारा जापान, उसको भगा दिया, तो हम नहीं भगा सकते क्या? वो तो हमारे अंदर भी नहीं रहते, हमसे तो कोसों दूर रहते, हमारे अंदर तो कुछ ही पैसे रोज़ बैठे हैं, राइट। इन्हें हराना तो और भी आसान हो सकता है, ये और भी ज़्यादा मोटिवेट की। फिर मास एक्शन बहुत ज़रूरी था। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी ये समझाया कि अगर तुम्हें एक बंदे को धमकाना है तो तुम अकेले जाओगे तो वो नहीं धमकेगा, लेकिन तुम 10 लोगों को लेकर जाओ और भाई मेरे को उंगली दिखाए ना तो पक्का डर जाएगा, वो बोलेगा छोड़ दो, ऐसा करने लगेगा, राइट। फिर इन्होंने ये भी देखा कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है, एजुकेशन की मात्रा घटती जा रही है, कॉलेजेस हैं नहीं, स्कूल्स हैं नहीं, उसे बंद करवाए जा रहे हो, और करवा भी रहे हो तो तुम मॉडर्न खुलवा रहे हो, कहाँ से हमें समझ में आएगा। और एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही नहीं रहा है, एडुकेटेड पीपल ऑफ इंडिया उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, और जॉब मिल भी रही है तो उतनी नहीं मिली जितनी हमारी काबिलियत है, हमारी जितनी काबिलियत है उस हिसाब से उन्हें जॉब नहीं मिल रही, जिस वजह से क्या हुआ, इनको और भी ज़्यादा क्या बोलते हैं कॉजेज़ के एक और रीजंस मिल गए, मतलब कारण मिलने लगे। फिर कर्जन की जो पॉलिसीज़ आई थी, ठीक है, जैसे कि यूनिवर्सिटी एक्ट, फिर आर्म्स एक्ट यूनिवर्सिटी एक्ट, फिर ये 1898 का एक्ट कुछ ऐसा करके आया था, ठीक है। तो उन सारी पॉलिसीज़ की वजह से
इन लोगों को एक और कॉजेस मिलने लगे कि भाई अर्ली नेशनलिस्ट है उनका मार्केट अप डाउन करने की बारी आई है, क्योंकि उनके साम्राज्य के अंदर रह के तो हमने देख ही लिया क्या क्या हुआ। अब बारी हमारी है, हमारे अंदर तुम अपना हाथ दो, हम दिखा दें तुम्हें हमारा क्या है पावर। फिर उससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जो कि पूरा चैप्टर का मेन उद्देश्य है वो कि है पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये आते ही हो गया, समझे? ठीक है, तो ये थी हमारे कुछ कॉजेस। अब ये जो एजर्टिव नेशनलिस्ट थे ये आए तो थे, पर इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑब्जेक्टिव्स में से सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही था, एक का ही ऑब्जेक्टिव था जो कि था स्वराज, मैंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, हमें क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसको पाने के लिए, या फिर कह लो ये जो पूरी स्वराज की वृद्धि है, इसको पाने के लिए इन्होंने कुछ मेथड्स अपनाए। जैसे कि सबसे पहला था स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब होता है मेकिंग गुड्स इन ओन कंट्री, ठीक है, एंड यूजिंग देम। मतलब अपनी ही कंट्री के अंदर सामान बनाओ और उसका इस्तेमाल करो। नोट्स स्वदेशी की डेफिनेशन यहाँ से लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब समझाया जाएगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे नीचे, ठीक है, और नहीं तो फिर आपकी बुक है। नोट्स के अंदर अगर पढ़ना नहीं है तो बुक से भी पढ़ सकते हो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। पर नोट्स लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बुक्स में पेजेस नहीं लिपटने पड़ेंगे। 10 पेजेस की जो बुक है उसको 5 पेजेस के अंदर कन्वर्ट करके दिया गया है। आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। यहाँ पे बस समझते जाओ और वहाँ पे बस डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, बस पढ़ते जाओ। स्वदेशी का मतलब होता है अपने ही कंट्री के अंदर सामान बनाना, उसको इस्तेमाल करना। फॉरेनर से जो आ रहे हैं, फॉरेन कंट्री से जितने भी सारी इन्वेशंस हो रही हैं गुड्स की, उन्हें बॉयकट करना। ये स्वदेशी और बॉयकट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर तुम किसी चीज़ को बॉयकट करवा रहे हो, मतलब फॉरेनर चीज़ें इस्तेमाल नहीं करोगे, तो तुम करोगे क्या? तुम अपने देश की करोगे। अगर तुम अपने देश की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम क्या करो? इवेंचुअली तुम क्या करो? फॉरेनर्स की चीज़ें बंद कर रहे हो। तो मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू है, जैसे हेड और टेल। फिर बॉयकट क्या होता है? बॉयकट मैंने कट कर देना, ठीक है, यूजेस ऑफ फॉरेन आइटम, उसको रोक देना। इन लोगों ने शुगर, सॉल्ट, क्लोथ्स, गुड्स, इन सबको क्या किया? बॉन फायर कर दिया। मैंने जितनी भी सारी फॉरेन की चीज़ें थी, चीनी, नमक, गुड्स, क्लोथ्स, इन सबको ढेर बनाया, आग लगाया। ये थी बॉयकट, ठीक है। बॉयकट करना शुरू किया। फिर इन्होंने एडुकेशन के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि इन्हें पता था कि जो प्राइमरी एडुकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबको पढ़ना ज़रूरी है, तभी तो हमारे अंदर भावना आए, ठीक है। मतलब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। फिर फोर्थ था कि रेजिस्टेंट टू गवर्नमेंट, मैंने गवर्नमेंट का जो भी जितने भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोर्ट है, ठीक है, कॉलेजेस है, या फिर कह लो ऑफिसेस है, इन सारी चीज़ों के जस्ट खिलाफ आ गए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त क्या थी? हमारी गवर्नमेंट तो ब्रिटिश क्राउन थी। डायरेक्टली उसी के हम लोग खिलाफ जा रहे हैं। उनके कोर्ट्स में मत जाओ, उनके कॉलेजेस में जाओ, उनके ऑफिसेस में मत जाओ, ठीक है। इसके लिए इन्होंने 3 मेथड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। पहला राइवलिज्म, ठीक है, राइवलिज्म, जिसका मतलब ये था कि तुम्हें अगर मोटिवेशन लेना है तो अपने पास्ट को देखो। जैसे कि इन लोगों ने किया, पास्ट की ग्लोरी से इन्होंने मोटिवेशन लिया। राणा प्रताप, उनकी कहानी से मोटिवेशन लिया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनकी कहानी से मोटिवेशन लिया। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, इनकी कहानी से मोटिवेशन लिया। और साथ ही साथ जो लोकमान्य तिलक थे, इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल को लाया, ठीक है, शिवाजी फेस्टिवल को लाया। अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर आगे, ठीक है। तो शिवाजी फेस्टिवल को लोकमान्य तिलक ने लाया, जिस वजह से अब पता चलने लगा कि हमारा इंडिया भी महान हुआ करता था, राइट। हमारे अंदर महानता है, बस वो किसी कारण से छुप चुकी है। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक बात ध्यान रखो कि आसमान पूरा खाली है, ठीक है, उसके अंदर चांद तुम्हें दिख रहा है। जस्ट इमेजिन करो, आसमान खाली है, चांद दिख रहा है। कुछ देर बाद कहीं से एक उड़ता हुआ एक बादल आया, थोड़ा बड़ा सा बादल, ठीक है, और उसने चांद को ढक लिया। आसमान था, चांद था, रोशनी थी, अब वो ढक चुकी है बादल से। पर तुम्हें अभी भी विश्वास है कि उसके पीछे चांद है, क्योंकि तुमने देखा है। बादल हटते ही वो चांद वापस से मुझे दिख जाएगा, मुझे फिर से रोशनी में ले जाएगा। तो मतलब ये कि चांद, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि चांद गायब ही हो जाएगा, बादल के आते ही चांद गायब। थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन चांद वापस से दिखने लगेगा, राइट। तो हमारी जितनी भी ग्लोरी है, हमें
खुद के अंदर हमें पता है कि हमारे अंदर वो पावर है, वो विल पावर है, वो कुछ कुछ चीज़ों की वजह से वो दफन हो चुकी है, अंदर दब चुकी है। हमें क्या करना है, अपनी जो विल पावर है ना उसे बाहर निकालना है, ठीक है। जैसे कि चांद बादल हटते वो निकल जाएगा, वो फिर तुम्हें उजाले से प्रकाशित कर देगा। वैसे ही तुम्हारी जो इतनी भी विल पावर है वो तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें पता है, तुम्हें लगता होगा कि नहीं है। अब वही मान लो चांद, तुम देख रहे हो कि चांद है, और कोई तुम्हारा भाई जिसे पता ही नहीं कि चांदनी रात है या फिर अंधेरी रात है, वो आएगा तो बोलेगा चांद तो है नहीं, पर तुम्हें पता है कि चांद है। तो दूसरों की बातों के ऊपर विश्वास ना करें, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, राइट। आगे मूव ऑन करते हैं। ये तो था कुछ एग्जांपल जो कि पास्ट ग्लोरी से इन लोगों ने लिए। फिर इन्होंने पर्सनल को, मतलब खुद को पूरी तरह सेक्रीफाइस कर दिया कि अब जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। किसी भी तरह हमें इस भारत को आज़ाद दिलाना है, क्योंकि हमारी अगली पुश्तें एक आज़ाद भारत के अंदर सांस ले सके। तो सोचो, आज तुम आज़ादी से बैठे हो, यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू डू एनीथिंग वट एवर यू वांट, फ्रीडम टू क्रिटिसाइज पीपल, राइट। पर वो पॉइंट था, एक ज़माना था जब हमारे पूर्वज, हमारे परदादा उस सिचुएशन में थे जब देश जो था ना वो गुलाम में था। तो उनके फाइट, उनकी स्ट्रगल, उनके सेल्फ सेक्रीफाइसेस की वजह से आज हम सब जिंदा हैं। ज़िंदा तो ऑब्वियसली हो नहीं जाते, अगर ब्रिटिशर्स रहते तो भी रहते, मतलब खुली हवा में सांस लेते। हमें किसी बात का डर नहीं रहता कि हम बाहर निकलेंगे और कुछ बोलेंगे तो लोग हमें टॉर्चर करेंगे, नहीं, हमें पूरी आज़ादी है। इन सब का श्रेय किसे चाहता है? इन्हीं सब नेताओं को। तो अगर कभी भी तुम्हें डिमोरलाइज फील हो, डिमोटिवेट हो, तो तुम्हें क्या करना है? किसी और को नहीं, हिस्ट्री के कुछ पन्ने उठाने हैं और किसी न किसी एक महान इंसान, ठीक है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद या फिर दादा भाई नौरोजी, किसी की भी एक ऑटोबायोग्राफी उठाओ, उसके एक दो पन्ने पढ़ लो, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील, ठीक है। फिर इनका एक मोटिव ये भी था, इन्हें एक चीज़ पता चल गई थी कि कोई भी इंसान अकेले कुछ नहीं कर सकता। वो अकेले आइडिया राइज कर सकता है, बट अकेले पूरी चीज़ें नहीं बना सकती। अगर किसी ने सोचा होगा कि चलो रॉकेट बनाते हैं, तो आइडिया उसका होगा, पर उसके पार्ट्स, उस पूरे रॉकेट को बनाने का, उसके एक्सपेरिमेंट करवाने का, वो सिर्फ वो इंसान अकेले नहीं कर सकता, राइट। उसके लिए एक पूरी की पूरी टीम चाहिए। मंगलयान को मंगल में भेजने के लिए सिर्फ एक आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इतने सारे आदमी, इतने सारी टीम की वजह से मंगलयान मंगल पे पहुँचे, ठीक है। तो वैसे ही मास इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इनसे पता चल गया। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो। अगले वीडियो के अंदर इस चैप्टर का जो सेकंड पोर्शन है उसे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।